नमस्कार रेल साथियों, आपका फिर स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए पेपर के साथ। और ये पेपर हमने लिया है साउथ वेस्टर्न रेलवे का, लिया है SWR का लिया है, जिसमें साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत मैसूर डिवीजन का पेपर लिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच मैसूर 570001 और डेट है इसका आपके 10 दिसंबर 2021। ज्यादा पुराना पेपर नहीं है, मात्र 6-7 महीने पुराना पेपर है लगभग, आज की डेट में बात करें तो। जब ये पेपर अपन ले रहे हैं इस वीडियो में, तो उस समय तो बहुत ही लेटेस्ट पेपर है। और ये आपके SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे का है, और ये जूनियर इंजीनियर CNW प्रमोशनल कोटा इन लेवल 6, और लेवल 6 के लिए बेसिक होता है आपका 35,400 रुपये, और ग्रेड पे में बात करें तो 4200 ग्रेड पे होता है। MCM का भी 4200 होता है, और SNWI का भी 4200 होता है, स्टेशन मास्टर का भी 4200 होता है। काफी पोस्ट है रेलवे में जिनका 4200 पे ग्रेड होता है, उनकी लेवल 6 की बात करें तो 35,400। एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 2021 एट एग्जामिनेशन हॉल ऑफ सीनियर DPO's ऑफिस मैसूर। और साथियों, मैं आपको बता दूं, ये पेपर हमको शेयर किया है श्री सोनू जांगरा जी ने, जो हमारी मैकेनिकल कमेटी के चीफ हैं, और BR क्लासेज में उनका बहुत योगदान है। और BR क्लासेज के लिए वो बहुत ही मेहनती हैं, तत्पर हैं, जिज्ञासु हैं, और वो मेहनती भी हैं। और उनकी मेहनत को देखते हुए लगता है कि वो आने वाले समय में जल्दी ही प्रमोशन के हकदार होंगे। आप में भी जुनून है और कुछ करने का इरादा है, और रेलवे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप वाकई टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली है, तो आपको कमेटी में स्थान दिया जाएगा। आप हमारे नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम आपका टेस्ट लेंगे, हम आपका 3 टेस्ट लेंगे। यदि 3 टेस्ट में आप 90 प्लस लाते हैं, तो आप हमारी कमेटी के हकदार होंगे, और कमेटी में लेने के बाद आपको और आगे बढ़ाया जाएगा, BR क्लासेस का सहयोग रहेगा। तो चलिए, और इसके साथ ही हमारी मैकेनिकल चीफ कमेटी के जो अन्य मेंबर हैं, उनमें हैं श्री सीमांत मीणा जयपुर से हैं, श्री विकास कुमार जी हैं जो कि बिहार से हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पर हमारी कमेटी के मेंबर्स कार्य करते हैं, और वो BR क्लासेस से जुड़े हुए हैं। उनका बहुत योगदान है BR क्लासेस पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो चलिए, आज का पेपर शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं। इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पढ़ने की तो मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। प्रशांत मस्ती होली जी हैं वहां के सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, सीनियर DPO साहब, साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर के। ये आप देख सकते हैं, सीनियर DPO साहब हैं वहां के, प्रशांत मस्ती होली जी हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे के, SWR के, मैसूर के। तो ये पेपर आपके कंडक्ट हुआ था, आपको डेट बताई थी ऊपर। ये डेट है आपके 9/12/2021 है। और चलिए, इस पेपर की बात करते हैं हम। इस पेपर में जो अपेयर हुए थे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव अटेंडेंस रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 2021 इन कनेक्शन विथ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ JEN CNW PRQ। इसमें जो ये कैंडिडेट नेम ऑफ एम्प्लॉय है, डेजिनेशन है उनकी। अभी इनको तो मैं क्या बताऊं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप इनको। और ये आपके 22 कैंडिडेट थे जो इसमें अपेयर हुए हैं। 25% कोटे का है, लेवल 6 का है, ये बता ही दिया मैंने आपको। जूनियर इंजीनियर का है, कैरीज एंड वैगन, मैसूर मंडल का है, मैसूर डिवीजन का है, जो कि आपके SWR में पड़ता है। तो ये बहुत उपयोगी होने वाला है। SWR का तो होगा ही होगा, आप लोगों के लिए ये मार्गदर्शन का काम करेगा। हमेशा
पेपर में जब भी आप जाओ तो ये मेरी आपको स्पेशली एडवाइस है कि आप लोग वहाँ इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। इंस्ट्रक्शन में कई बार बताया जाता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। इंस्ट्रक्शन में ये भी बताया जाता है कि आपको नीले पेन का प्रयोग करना है या काले पेन का प्रयोग करना है। इंस्ट्रक्शन में आपको ये भी बताया जाता है कि प्रश्न संख्या पेपर में 55 है कि 110 है। इंस्ट्रक्शन में आपको ये भी बताया जाता है कि राजभाषा के प्रश्न वैकल्पिक हैं, करने हैं कि नहीं करने हैं। आपको ये भी बताया जाता है इंस्ट्रक्शन में कि यदि आप 110 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं पेपर में और आप 100 से अधिक करते हैं तो श्री जो कंप्यूटर महोदय जी हैं वो आपके 100 से मैक्सिमम 100 से ऊपर करने पर वो आपके प्रश्न पत्र को जांच नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जूनियर इंजीनियर जो मैकेनिकल C&W का पेपर होता है उसमें जो विभागीय परीक्षाएं होती है उनमें 60% से अबव नंबर लाने होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और मैक्सिमम 1/3 नेगेटिव का इसमें प्रावधान होता है। कई जगहों पे कई देखा गया कई डिवीजनों में नहीं लिया जाता है नेगेटिव का, कई जगह 55% भी देखे गए हैं। तो ये आप लगभग जहां तक मेरी जानकारी है आप डायरेक्ट बाई RRB एंड RRC से आए हुए हैं लोग हैं, तो मैं मानता हूँ आप काफी इंटेलिजेंट लोग हैं। आप काफी लाखों अभ्यर्थियों को पछाड़ के आए हैं, तो नो डाउट कि आप एक मतलब एक क्रीम रेलवे में आ गए तो एक क्रीम ही है और ये क्लास आप लोगों के लिए ही काम कर रही है। तो आप इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना चाहिए, उसी से आपको जो आगे की 2 घंटे का जो आपका युद्ध है वो इंस्ट्रक्शन, युद्ध में जाने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने युद्ध क्षेत्र की ओर। प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ ये भी दिया गया है कि उम्मीदवारों की परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद तक ही परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति है। परीक्षा समाप्त होने तक उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। काफी चीजें होती हैं जो अपने को इंस्ट्रक्शन से सीखने को मिलती हैं। और ये भी है कि हिंदी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल अंग्रेजी भाषा के प्रश्न होते हैं। कभी भी आपको ये लगे कि मुझे हिंदी का प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी का प्रश्न क्लिष्ट है, हिंदी का प्रश्न गलत है या उसके उत्तर गलत हैं या मुझे उत्तर समझ में नहीं आ रहा, कभी भी आपको भ्रम की स्थिति हो तो आप रेलवे में आ गए तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, तो आपको अंग्रेजी का वर्जन पढ़ना चाहिए। और आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि रेलवे में काम करना है तो इंग्लिश का तो आना जरूरी है। यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो आप इंग्लिश की थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो जरूरी भी है, क्योंकि वर्तमान समय में जिसको अंग्रेजी और कंप्यूटर नहीं आता है वो अपने आप को पीछे ही माने। तो मैं ये नहीं कहता कि सीख नहीं सकता, आदमी सीख सकता है। तो आप इंग्लिश से इम्प्रूव के लिए पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए, ये मेरी तरफ से एडवाइस है। कंप्यूटर भी आप लोगों को सीख लेना चाहिए, बेसिक तो कम से कम सीख लेना चाहिए। अपनी नौकरी में से आप टाइम निकाल के भी किसी इंस्टीट्यूट में शाम को 1 घंटा देके कंप्यूटर सीख सकते हैं। और नए लड़कों जो रेलवे में नए भर्ती हुए हैं, नए लड़कों को तो ये चीज़ों का नॉलेज होता है, अंग्रेजी भी उनको ठीक है और कंप्यूटर का नॉलेज भी उनको होता है, मोबाइल में भी वो फास्ट होते हैं। लेकिन जो मीडियम लेवल के रेल कर्मचारी हैं जिनकी एज 45-50 के आसपास है या वो 45 से 60 के बीच है, वो लोग बहुत पहले 15-20 साल पहले रेलवे में भर्ती हो गए थे। तो उस समय जो अपना जो इसकी जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इन चीज़ों को बहुत कम समझते हैं और यूट्यूब वगैरह हैं। तो जो पुराने कर्मचारी हैं रेलवे में जो रैंकर कोटा जेई की देते हैं, मैं इंटरमीडिएट कोटे की नहीं बात कर रहा, मैं जो रैंकर कोटे की बात कर रहा हूँ जिसमें टेक्नीशियन प्रमोटेड होता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 से वो एमसीएम में जाता है, सीनियर टेक्नीशियन में जाता है। मास्टर क्राफ्ट्समैन जो एमसीएम होता है लेवल 6 होता है, जो जेई के बराबर होता है, उसमें जाता है। तो इन चीज़ों में वो काफ़ी पीछे होता है, तो अपने आप को एनहांस करना चाहिए और इन चीज़ों को सीखना चाहिए, परिवर्तन के साथ बदलना जरूरी है। उत्तर केवल वो मार्कशीट में ही देना होगा, ये आपसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ पकड़िए, नेगेटिव मार्किंग आती है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मान लीजिए आप इंस्ट्रक्शन नहीं देखते हैं और 1/3 नेगेटिव के मार्किंग के हिसाब से करते हैं, तो मान लीजिए आप 90 करके आ गए तो 10% तो फालतू ही छोड़ के आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना चाहिए।
उम्मीदवारों को मार्कशीट में कहीं भी अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए। चलिए हम यहाँ प्रश्न 1 की बात करते हैं। काफी लेक्चर हो गया आपके लोगों के लिए और ये जरूरी भी है, युद्ध में जाने से पहले नियम समझना जरूरी है। चलिए आपका युद्ध शुरू हो चुका है, हम फर्स्ट प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है आपका, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर, एयर रिजर्वायर एआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ऑफ आईसीएफ कोचेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि पेराम्बूर और चेन्नई में है। ये पूछा जाता है साथियों, आईसीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होती है, ये पेराम्बूर चेन्नई में है, पेराम्बूर चेन्नई में ये पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूं मैं। मुझे पता है आप लोगों को आईसीएफ की फुल फॉर्म आती होगी, आरसीएफ की भी आती होगी, बीएमएल की भी आती होगी। बीएमएल की होती है आपकी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बीएमएल की होती है आपकी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। आपको आरसीएफ की भी आती होगी जो कि कपूरथला में है, रेल कोच फैक्ट्री। आपको आईसीएफ की भी आती होगी जो कि आपके इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पेराम्बूर में है। आपको एमसीएम की भी आती होगी, एमसीएफ मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी में है, जिसमें एलएचबी का निर्माण होता है, हो रहा है। तो ये चीजें आपको आती होगी, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे एक औसत लेवल स्टूडेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। मुझे एक बिल्कुल जो वीक होता है उसके हिसाब से नहीं चलना होता, एक मोर इंटेलिजेंट होता है जो कि पेपर में वो 90 प्लस कर रहा है, उसके मुझे एक लेवल पे चलना होता है, ताकि जो रेलवे में जिसने ज्वाइनिंग करी है या कुछ समय पहले आया है, तो वो इनको आईसीएफ को, आरसीएफ को, बीएमएल को, एलएचबी को बहुत आसानी से समझ सके। इसलिए मुझे एक छोटी से छोटी चीज बतानी पड़ती है। उसका कारण यही है कि जो नया स्टूडेंट है, जो नया रेलवे कर्मचारी है, वो इन चीजों को समझे। अब जिनकी 10-10 साल 15-15 साल रेलवे में हो चुकी हैं, वो तो इन चीजों से वाकिफ होते हैं। तो मुझे एक एवरेज रेल कर्मचारी के हिसाब से काम करना होता है वीडियो में। तो आप इस चीज को नहीं सोचें कि सर छोटी से छोटी चीज भी बताते हैं। तो ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो फर्स्ट बार जुड़े हैं, जो रेलवे में भी सीखने के लिए ही आए हैं। तो मुझे एक एवरेज के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ मुझे ABCD से लेकर के और फुल अंग्रेजी तक सिखाना पड़ता है, तो इस चीजों का आप ध्यान रखें। चलिए, आईसीएफ कोच का एयर रिवर्सल एआर क्षमता, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर आईसीएफ कोचेज, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर एआर ऑफ आईसीएफ कोचेज, यानी आईसीएफ कोच का एयर रिजर्वायर एआर की क्षमता कितनी होती है? तो ये 200 लीटर होती है साथियों, ये आपके 200 लीटर होती है, और ये आपको याद भी हो चुकी होगी पढ़ते पढ़ते। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 200 लीटर, फर्स्ट में बी हो जाएगा आपका। दूसरा जो प्रश्न है वो है, कोच की ट्विन प्रणाली में, कोच की ट्विन प्रणाली में ब्रेक की रिलीजिंग के लिए जाने वाला समय है। इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑफ कोचिंग द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ ब्रेक इज mm। तो यहाँ पे जो अप्लाइड का समय होता है, मैं आपको बता दूं, अप्लाइड का जो समय होता है वो आपके होता है 3 सेकंड से 5 सेकंड, 5 सेकंड, ये आपके अप्लाइड का समय होता है। और जो रिलीजिंग का इसमें पूछा भी है, इसमें रिलीजिंग का पूछा है, तो रिलीजिंग का होता है 15 सेकंड से 20 सेकंड का होता है। यदि वो अप्लाइड का पूछे तो 3 से 5 सेकंड होता है, और यदि वो रिलीजिंग का पूछे तो 15 सेकंड से 20 सेकंड का होता है। और यदि वो वैगन में पूछे तो वैगन में आपके 45 सेकंड से 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिएगा आप गौर से, जो ऑप्शन सी है वो 3 से 5 सेकंड दिया हुआ है, तो 3 से जो 5 सेकंड दिया हुआ है वो आपका अपलाइन का समय है, और ये जो 15 से 20 सेकंड है ये रिलीजिंग का समय है, 15 से 20 सेकंड। और इसमें जो 45 से 60 सेकंड दिया हुआ है ये आपके वैगन का दिया हुआ है। तो यहाँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ये आप इस चीज का ध्यान रखें। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था रिलीजिंग का पूछा था, तो अपना आंसर 15 से 20 सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 है,
आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन कोच की यात्री रेलगाड़ी में ब्रेक पाइप का व्यास और फीड पाइप का व्यास कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। यहाँ अपने रेलगाड़ी यात्री कोच में बात करें, कोचिंग के लिए बात करें, कोचिंग में जो फीड पाइप एफ बोलते हैं, फीड पाइप को एफ बोलते हैं, फीड पाइप, और बीपी को बोलते हैं ब्रेक पाइप। इनकी कलर की बात करें तो फीड पाइप का व्हाइट होता है और ब्रेक पाइप का ग्रीन होता है, ये भी आप ध्यान रखें। और इनका प्रेशर आप जान लें, आज मौका है आपको, 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और ब्रेक पाइप का 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ जो प्रश्न आया था वो इनका फीड पाइप का व्यास पूछा है, तो इनका फीड पाइप का जो व्यास होता है वो 25 mm होता है। और अपन वैगन की बात करें तो वैगन में आपके 32 mm होता है, और LHB की अपन बात करें तो LHB में आपके 28 mm होता है, LHB में ये 28 mm होता है। तो मैंने आपको यहाँ तीनों को बता दिया है, तीनों को आपको ध्यान रखना है। LHB में 28 mm होता है, वैगन में 32 mm होता है, और यहाँ आपके जो आईसीएफ आरसीएफ कोच है उनमें 25 mm होता है। तो यहाँ जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25 mm आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में हम थोड़ा सा डस्टर ले लेते हैं, साफ कर लेते हैं। यहाँ प्रश्न के ऊपर रबकारी हो गया साथियों, सॉरी, माफी चाहूंगा, आपके समझाने के चक्कर में पूरा बोर्ड लाल हो जाता है। इसको मिटान लेते हैं एक बार, क्या करें साथियों, अब आप लोगों की सेवा के लिए ऐसा करना पड़ता है, डस्टर चौक भी हाथ में लेना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का भला हो जाए। चलिए अपन चलते हैं, यहाँ आ जाइए, 4 में आ जाइए। चार्जिंग पोजीशन के दौरान सहायक रिजर्वायर में वायु दाब होता है। इंग्लिश में देखें तो ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वायर, AR की बात कर रहा है, एक्सिलरी रिजर्वायर की बात कर रहा है। वायुदाब पूछा है, तो वायुदाब आपका यहाँ 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। AR और AR का पूछा है, तो AR का 6 kg सेंटीमीटर, तो आपके ऑप्शन सी में है, रट लीजिएगा। अब तक मैंने जो ये चारों प्रश्न बताए हैं 1 से 4 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 है, पूर्ण सेवा, इंग्लिश देख लेते हैं पहले। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड अप टू। पूर्ण सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव कितना कम हो जाता है, कितने तक कम हो जाता है, यानी ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड अप टू, तो ये हो जाता है 1.4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर तक ये कम हो जाता है, ये आप ध्यान रखें और इसको रट सकते हैं 1.4 kg ओब्लिक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, बीएमबीसी का फुल फॉर्म क्या है? बीएमबीसी का फुल फॉर्म है आपके, चलिए दोनों बता देते हैं आपको, यहाँ दोनों बता देते हैं, यहाँ आपको बीएमबीसी भी बता देते हैं और आपको बीएमबीएस भी बता देते हैं, दोनों याद करिए आप। तो ये तो होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, सी से यहाँ सिलेंडर हो जाएगा, और ये होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। अब इसमें के टाइप के ब्रेक ब्लॉक होते हैं, के टाइप के ब्रेक ब्लॉक होते हैं, और बीएमबीएस में एल टाइप के ब्रेक ब्लॉक होते हैं, ये भी आप एक्स्ट्रा ध्यान में रखें। के टाइप को 12 mm पे कंडम किया जाता है, के टाइप को 12 mm कंडम पे किया जाता है, और बीएमबीएस जो एल टाइप ब्रेक ब्लॉक होता है उसको 10 mm पे कंडम किया जाता है। ये मैंने प्रश्न से एक्स्ट्रा जानकारी आपको बताई है, इसको भी आप कॉपी में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं समझ में आए तो वीडियो रोक के
बैक करके फिर आ सकते हैं। इतने तो आप होशियार हैं, टैलेंट हैं कि वीडियो को कितनी बार आपको देखना वो आपके ऊपर डिपेंड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमबीसी? बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा था बीएमबीसी की, तो बीएमबीसी की फुल फॉर्म होती है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। फर्क केवल एस का है, यहाँ एस आ जाता है तो सिस्टम हो जाएगा, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम हो जाएगा। दोनों में एस और सी का फर्क है, ये आप ध्यान रखें। बीएमबीसी में के टाइप का ब्लॉक लगता है जो 12 mm पे कंडम किया जाता है, और बीएमबीएस में एल टाइप के होते हैं जो कि 10 mm पे कंडम। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा इनको, ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे बताने को तो मेरे पास अथाह भंडार है, आपके 1500 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं ये जो बोला है के टाइप, एल टाइप, 12 mm, 10 mm, ये पूछे जाते हैं इसलिए आपको बताया। प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम के एक कोच में लगे ब्रेक सिलेंडर की संख्या है। देखिए अब यहां पूछ लिया बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, तो यहाँ पे लगे ब्रेक सिलेंडर की संख्या पूछी है इन्होंने, कि जो आपके BMBS होता है उसमें सिलेंडरों की संख्या पूछी है इन्होंने। तो उसमें जो सिलेंडरों की संख्या होती है आपके होती है 4, क्योंकि 2 सिलेंडर होते हैं एक बोगी पर और 2 होते हैं एक बोगी पर, तो ये पूरे एक कोच की बात कर रहा है। अगर यही एक बोगी की बात करता तो बोगी में हो जाते आपके 2, बोगी में हो जाते 2, तो एक कोच में 2 बोगी होती है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आपके 4 आ जाएगी। तो 2 + 2 4 सिलेंडर, तो यहाँ 4 आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, तो यह आपका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है। ICF BG ब्रॉड गेज, देखिए BG ब्रॉड गेज यहां समझना आपको बहुत जरूरी है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री BG कोचों की आवधिकता क्या है? देखिए यहाँ एक होता है आपका BG कोच और एक होता है आपका मीटर गेज MG और एक होता है नैरो गेज। तो ये भी आप समझ गया। BG होता है ब्रॉड गेज होता है, जो कि इसका जो आपके होता है 1676 mm इसका साइज होता है ट्रैक का। इसको आप 1.1 मीटर 676 mm यानी 1.5 मीटर से थोड़ा ज्यादा ये भी बोल सकते हैं, 1676 mm बोल सकते हैं, 1.676 mm बोल सकते हैं। और ये होता है जो आपके MG होता है मीटर गेज होता है, मीटर गेज को आप 1 मीटर ले सकते हैं, 1 मीटर ले सकते हैं या 1000 mm ले सकते हैं। फिर होता है आपका नैरो गेज, ये होता है 0.762 मीटर यानी 1 मीटर से भी बहुत कम होता है ये। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ स्टैंडर्ड गेज होता है वो 1676 mm होता है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड 1676 होता है इसमें ±6 का टॉलरेंस जिसको आप बोलते हैं वो होता है। तो इसमें आप अगर 1676 में 6 जोड़ देते हैं तो ये 1682 हो जाता है, और ये आपके स्लेक गेज जिसको बोलते हैं स्लेक गेज हो जाता है, ये स्लेक गेज हो जाता है। और इसी में से यदि आप 6 घटा देते हैं तो ये 1670 से यदि नीचे आता है तो इसको अपन टाइट गेज बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ प्रश्न था ICF BG कोचों की आवधिकता क्या है? तो BG कोचों की जो आवधिकता है वो है आपके 18 मंथ, यानी कि इनका जो व्हाट इज द पीरियोडिकटी ऑफ पीओच ऑफ ICF BG कोचेस, तो ये जो पीओच होता है इनको ICF RCF का पीओच होता है वो 18 मंथ पे होता है, 18 मंथ पे होता है। और इनका जो आयोच होता है ये आप जानते होंगे इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, ये 9 मंथ पे होता है, 9 मंथ पे होता है। यदि इसका हम डबल कर देंगे तो ये LHB का हो जाएगा। कैसे? 18 मंथ का जो पीओच होता है वो ICF RCF का होता है, इसको डबल कर दीजिए 36 मंथ आ जाएंगे, तो 36 मंथ आपके LHB का हो जाएगा, 36 मंथ यहाँ LHB का हो जाएगा। और 9 मंथ है जो आप ICF RCF के 9 मंथ है
इसको आप डबल कर दीजिए तो ये 18 मंथ हो जाएंगे, जो कि आपके आईओच हो जाएगा। आईओच किसका हो जाएगा? एलएचबी का। और इनके यदि शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे D1 है, और D1 में आपके एक महीना, या इसको आप 30 दिन बोल सकते हैं, एक मंथ प्लस माइनस 3 डेज हो जाता है। ये आप इतना जानते होंगे। D1 है जो आपके 3 मंथ, इसको आप 90 दिन भी बोल सकते हैं, ये आपके प्लस माइनस 7 डेज हो जाएंगे। और यहाँ जो अपने D3 लेते हैं, D3 लेते हैं वो 9 मंथ हो जाएंगे। तो 9 मंथ जो हो जाएंगे आपके, तो 9 मंथ पे ये प्लस माइनस 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे। और यहीं पे यदि आप 3 में छः में D2 में आप 3 मंथ आ गए, इसमें 6 मंथ आ जाएंगे, सॉरी 6 मंथ, D3 में 6 मंथ आ जाएंगे। 6 मंथ का मतलब 180 दिन हो जाएंगे। और यहीं पे अगर D4 की बात करें तो 3 मंथ, और D4 यहाँ जो D मतलब D4 का मतलब यहाँ आईओच हो जाएगा, आईओएच। ये आपके 9 मंथ पे हो जाएगा आईओच, 9 मंथ पे, जिसका अपन बोलते हैं 270 डेज, 270 डेज प्लस माइनस 1 महीना। और यहीं पे यदि अपन पीओच की बात करें तो पीओच में आपके ये 540 डेज हो जाएंगे। 540 डेज का मतलब 18 महीने, और इधर हो जाएगा आपका 18 महीने में इसका पीओच हो जाएगा। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इनकी पीओच की, आईओच की, और इनका जो D1, D2, D3 होता है उसकी ये कहानी थी। ये ध्यान रखें आप। तो अपन कहाँ थे? मैं भी भटक गया, कहाँ थे? 8वें प्रश्न में थे। चलो 9वें में चलते हैं। तो 8वें में उत्तर क्या आएगा? 8वें में आपका उत्तर आएगा, व्हाट इज द पीरियोडिटी ऑफ पीओच ऑफ आई शेप बीजी कोचे। तो पीओच जो आई शेप आर शेप का होता है वो 18 मंथ पे होता है। ध्यान रखें, एलएचबी का 36 मंथ पे होता है, यानी डबल। इसका आईओच 9 मंथ पे होता है, तो एलएचबी का 18 मंथ पे होता है। ये ध्यान रखें। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, स्व उत्पादक विद्युत उपकरणों से युक्त वेस्टिबुल द्वितीय श्रेणी 3 स्तरीय स्लीपर कोच का परिवहन कोड है। देखिए यहां अपन पकड़ेंगे वेस्टिबुल। वेस्टिबुल के लिए आता है W, फिर द्वितीय श्रेणी के लिए आता है GS, फिर 3 स्तरीय स्लीपर, स्लीपर के आता है CN। तो आपका हो गया WGSCN। तो ये आपके WGSCN ये कोड किस ऑप्शन में है? तो ये कोड आपके B ऑप्शन में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B। ट्रांसमिशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज। तो यहाँ कोड की हम बात करें, अगर यहाँ सबसे पहले वेस्टिबुल को देखें तो वेस्टिबुल के लिए W आता है, फिर अपन सेकंड क्लास की बात करें तो GS आता है, फिर अपन 3 टायर स्लीपर की बात करें तो CN आता है। तो आपका कोड जो बन रहा है यहाँ WGSCN बन रहा है, ये आपके ऑप्शन B में है। तो आपका 9th में B ऑप्शन हो जाएगा, 9 नंबर में B हो जाएगा। इसी के हिसाब से हम 10 नंबर प्रश्न में चल रहे हैं, वहां देखते हैं। कोचिंग स्टॉप में के टाइप के कंपोजिट ब्रेक को बदल दिया जाना चाहिए अगर से अधिक खराब हो जाता है। मैंने ये प्रश्न अभी ऊपर व्याख्या की है, अभी ऊपर व्याख्या की है इस प्रश्न की, तो आप इसका आंसर आप बड़ी आसानी से देखते हैं। द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन कोचिंग स्टॉक शुड बी चेंज्ड इफ ऑन आउट बियॉन्ड, यानी कोचिंग स्टॉक में के टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, मैंने अभी यहाँ बताया आपको। एक होता है आपका BMBC ब्रेक ब्लॉक, BMBC, और एक होता है BMBS। तो ये इसमें होता है के टाइप का ब्रेक ब्लॉक होता है, और इसमें होता है L टाइप का। तो BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, और ये होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो इसमें सिलेंडर में के टाइप का आता है, तो यहाँ के टाइप की बात कर रहा है, तो इसके लिए 12 mm हो जाएगा।
इसके लिए 12 mm हो जाएगा। और यदि यही BMBS L टाइप के लिए पूछता तो 10 mm हो जाता। ये मैंने अभी अभी जस्ट ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये रट गया होगा, याद हो गया होगा। तो अपने यहाँ K टाइप के लिए पूछा है, अगर यही L टाइप के लिए पूछता तो 10 हो जाता, जो आपके ऑप्शन ए में है। लेकिन यहाँ इसने बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के टाइप के लिए पूछा है, तो के टाइप के लिए आपका 12 mm हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर 12 mm। इस हिसाब से आपका यह 10 में बी आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 11 है जो सुपर हिट है, डायरी में लिख लीजिएगा आप, इसको बार बार रिपीट होता है ये, और बहुत अच्छा प्रश्न है। FRP से क्या समझते हैं? तो ये होता है आपके फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। F से होता है फाइबर, R से होता है रेनफोर्स्ड, P से होता है प्लास्टिक। तो यहाँ F से हो गया आपका फाइबर, R से हो गया आपका रेनफोर्स्ड, और P से हो गया प्लास्टिक। और ये सुपर हिट प्रश्न है, यह सुपर हिट प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट होता है। इसको रट लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ऑप्शन बी इज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज यहाँ करेक्ट हो जाएगा, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm? पूछा MM में अधिकतर बफर प्लंजर स्ट्रोक क्या है? तो ये भी रट लीजिएगा, सुपर हिट प्रश्न है, ये भी आपका सुपर हिट प्रश्न है, ये भी रट लीजिएगा। ये 127 127 mm होता है, ये भी रट लीजिएगा, ये डायरेक्ट प्रश्न है, रट लीजिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm? तो ये 127 mm होता है, 127 mm, जो कि ऑप्शन ए में है। कॉपी में लिख लीजिएगा, इन दोनों प्रश्नों को 11 और 12 को कॉपी में लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निकला हुआ किनारा मोटाई की कंडेमिंग करने वाला हाई स्पीड ICF कोच है। हाई स्पीड ICF कोच कंडेमिंग फ्लेंज थिकनेस इज। तो ये हाई स्पीड कोचों के लिए 22 mm आता है, और इसमें जो 14 mm दे रखा है वो सामान्य कोच के लिए आते हैं। ये जो हाई स्पीड कोच हैं इनके लिए 12 mm है, ये सॉरी 22 mm है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें शायद आपके 16 mm आ जाएगा, जहां तक मुझे ध्यान है 16 mm का ध्यान है। इसमें शायद ये 14, ठीक है, आप देख इसको कंफर्म कर लीजिएगा 16 है या 14, मेरे हिसाब से 16 mm है। और ये 22 mm है जो आपके हाई स्पीड कोचों के लिए है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो आपके 13 में आपके बी सी आंसर हो जाएगा, 13 में आपके सी आंसर हो जाएगा। हाई स्पीड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोच कंडेमिंग फ्लेंज थिकनेस इज, तो ये होती है आपकी 22 mm। चलिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोटैंक्स? बायो टॉयलेट या बायोटैंक्स, जो बायो टॉयलेट्स है उसके क्या लाभ है? देखिए बायो टॉयलेट्स के क्या लाभ हैं, लाभ की बात करते हैं। जो ये बायो टैंक लगाए जाते हैं अपने कोच में, जो एक कोच में जैसे GS है, स्लीपर इन में जैसे लेबोरेटरी के नीचे लगाए जाते हैं ये बायो टैंक, इनके लाभ पूछ रहा है, इनके क्या फायदे हैं? फायदे हैं बायो टैंक से, एक तो स्टेशन पे गंदगी नहीं होती, सीधी सीधी भाषा में, क्योंकि जो आप लेबोरेटरी जाते हैं तो वो जो मलमूत्र गंदगी जो भी है उस बायो टैंक में जाती है, उसको आप स्टेशन से आगे जाके उसको कहीं भी खाली कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है वो आपके गंदगी नहीं होती है, स्टेशन पे गंदगी नहीं होती है। तो यहाँ दे भी रखा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये पर्यावरण के लिए हित में है, मित्र है। प्रिवेशन ऑफ कोरोजन ऑफ ट्रैक, ये कोरोजन पे गंदगी नहीं होती है, जंग भी नहीं लगती। जीरो डिफेंशन ऑफ ग्राउंड, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ दीज, यहाँ जो उत्तर आएगा वो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब ये बायोटैंक के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं। चलो बायोटैंक का प्रश्न आ गया तो बायोटैंक भी आपको समझा दिया जाए। बायोटैंक में होता क्या है, 120 लीटर एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है। बायोटैंक में 120 लीटर एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है। इसका जो pH मान होता है, इसका जो pH मान होता है वो 6 से 9 होता है। पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन तो 6 से 9 होता है।
तीसरा इसमें जो बैक्टीरिया डाला जाता है उसका नाम है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया, ये क्यों डाला जाता है? ये बैक्टीरिया उस गंदगी को अवशोषित करके गैस और पानी में तब्दील कर देता है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है जो कि 120 लीटर डाला जाता है। इस हिसाब से 120 जो इसका जो बायोटैंक का प्रभावी आयतन होता है वो 300 लीटर होता है। प्रभावी आयतन, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ये एक चीज ध्यान दीजिए, प्रभावी आयतन, इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, ये आप इसको क्लियर से ध्यान रखिएगा। इफेक्टिव वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, जो 300 लीटर होता है। इफेक्टिव वॉल्यूम होता है जो 300 लीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। खाली बायोटैंक का वजन 110 केजी होता है और भरे हुए बायोटैंक का वजन 410 केजी होता है। ये आप स्पेशली रूप से ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। और ये जो रेल लेवल से जो बायोटैंक की ऊंचाई होती है वो 225 mm होती है। ये भी पूछा जाते हैं, ये प्रश्न मैं जितने भी बता रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो बंदा जेई की तैयारी कर रहा है वो इतना तो समझ रहा है, 225 mm की ऊंचाई पर होता है, रख लीजिए इसको 225 mm। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो 225 mm के साथ आप ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में है वो एश ट्रेप के बायोटैंक यूज लिए जा रहे हैं। वर्तमान में आपके एश ट्रेप के बायोटैंक यूज लिए जा रहे हैं। पहले ये पी ट्रेप के लेते थे, पहले ये पी ट्रेप के लेते थे। और इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि एसएलआरडी जो कोच होता है, एसएलआरडी जो कोच होता है उसमें 2 बायोटैंक ही होते हैं, उसमें 2 बायोटैंक होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी बायोटैंक से रिलेटेड जानकारी। तो यहाँ पे तो आपका आंसर जो 14 में बन जाएगा वो डी आंसर बन जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जैव शौचालय टैंक के अंदर कितने कक्ष हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर इनसाइड द बायो टॉयलेट टैंक? तो इसमें जो कक्ष होते हैं इसके हिसाब से होता है, ये यूं होके यूं होके यूं होके और इस टाइप होता है। तो ये 1 2 3 और यूं टाइप होके एस टाइप होता है ये। तो इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7। इसमें बर्ड में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इसमें कक्ष होते हैं। 15 में सी आंसर हो जाएगा, 7 कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर इनसाइड द बायो टॉयलेट टैंक? तो ये जो चैम्बर्स होते हैं 7 होते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये भी बायो टॉयलेट से संबंधित है। बायो टॉयलेट बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एनारोबिक आप यहाँ लिख सकते हैं ANAEROBIC, एनारोबिक बैक्टीरिया, BACTERIA, ANAEROBIC, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ये AERO, ये तो गलत हो जाएगा, स्पेलिंग ही गलत है इसकी, ठीक है। ई कोयल ये बैक्टीरिया, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई ANERB, ये इसकी सही है बैक्टीरिया BCTR। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। तो इस हिसाब से एनारोबिक बैक्टीरिया, ये ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट। तो 16 में ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 है साथियों, LHB कोचों की दुकान अनुसूची अटेंशन फर्स्ट की आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोप शेड्यूल, देखिए यहाँ सोप शेड्यूल फर्स्ट पूछा है, SS1 और SS2 और SS3। तो मैं यहाँ आपको पहले तो सबसे पहले ये बता दूं कि SS की फुल फॉर्म क्या होती है। SS की फुल फॉर्म होती है सोप शेड्यूल, सोप शेड्यूल फर्स्ट, सोप शेड्यूल 2 और सोप शेड्यूल 3। तो ये LHB कोचों में कैसे होती है मैं कंप्लीटली बता देता हूँ। SS1 के लिए होती है 18 मंथ
18 मंथ, या इसको एक सही 1/1.5 ईयर बोल सकते हैं आप, 1.5 ईयर। और ये होती है आपको 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। SS2 के लिए होती है 36 मंथ, या इसको कहते हैं 3 ईयर, और 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो। और SS3 के लिए होता है 72 मंथ, 72 मंथ और 6 ईयर, और इसमें होता है 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, ये ध्यान रखिएगा। तो 18 मंथ बोल दो चाहे 1.5 साल बोल दो, एक ही बात है। 36 मंथ बोल दो या चाहे 3 वर्ष बोल दो, एक ही बात है। 72 मंथ बोल दो या 6 साल बोल दो, एक ही बात है। यहाँ किलोमीटर भी आपको ध्यान रखना है। सोप शेड्यूल 1 के लिए आपको 6 लाख किलोमीटर या 18 मंथ, जो भी पहले हो। सोप शेड्यूल 2 के लिए 12 लाख किलोमीटर या 36 मंथ या 3 वर्ष, जो भी पहले हो। सोप शेड्यूल 3 के लिए 6 वर्ष 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो। तो ये सारणी, आपको ये जो सारणी है ये याद रखना बहुत जरूरी है, और इसी से ये प्रश्न सोल्व हो रहा है। तो यहाँ SS1 की आवर्ती पूछी थी, जो कि 18 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 में ए हो जाएगा। LHV कोच में बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक अब्जॉर्बर का नाम क्या है? एक बार इंग्लिश देख लेते हैं। वैसे ये बता दूं, या डैम्पर आएगा इसमें, या डैम्पर आएगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी? बोगी एंड कार बॉडी इन LHV कोच, LHV कोच में। तो LHV कोच में या डैम्पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। या डैम्पर जुड़ा होता है आपके बोगी और कार बॉडी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, रट लीजिएगा इसको। ये प्रश्न मैक्सिमम बार रिपीट होता है, LHV से रिलेटेड है। वैसे भी नवीनतम टेक्नोलॉजी है LHV के बारे में आप जितना पढ़ते हैं उतना कम है। तो LHV को तो आप रट डालिए, ये तो आना ही आना है, क्योंकि ये नवीनतम टेक्नोलॉजी है। और आने वाले समय में भारतीय पटरियों पर LHV कोच ही दौड़ेंगे, क्योंकि ICF, RCF और BML को अब खत्म किया जा रहा है, कंडम किया जा रहा है। मार्च 2018 के बाद RCA पर इनमें तो इनका कोचों का निर्माण कार्य बंद हो गया है। तो आप LHV के बारे में जितना भी आप मटेरियल मिलता है सबको रट डालिए। LHV का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, नवीनतम टेक्नोलॉजी है। और इसकी जो LHV की वो स्टडी करें आप, तो यू करें LHV वर्सेस ICF RCF, कंपेरिजन स्टडी करें, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो ICF और LHV में, दोनों को कंपैरिजन स्टडी करें। 18 में आपका यह डैम्पर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो 19 है वो देख लेते हैं। LHV प्रकार के डिब्बों में कितने ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है? LHV प्रकार के डिब्बों में, यहाँ बोगी में नहीं पूछा है, डिब्बे का मतलब कोच हो गया, डिब्बे का मतलब कोच हो गया। तो ये ध्यान रखना है, बोगी का पूछ रहा है, डिब्बों में पूछ रहा है। तो यहाँ टोटल LHV में 8 ब्रेक सिलेंडर आते हैं। LHV में आपके 8 ब्रेक सिलेंडर आते हैं, 8 BC ब्रेक सिलेंडर। और ICF RCF में 4 ब्रेक सिलेंडर आते हैं। ICF RCF में 4 और LHV में 8, ये दोनों आप ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 8। तो यहाँ 19 में आपका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, सुपरहिट प्रश्न है। LHV कोच में किस प्रकार का CBC लगाया जाता है? तो LHV कोच में आपके बी टाइप का लगाया जाता है, सॉरी बी ऑप्शन है, H टाइप का लगाया जाता है, ये आप ध्यान रखें। CBC का मतलब होता है सेंटर बफर कपलर, ये आपके H टाइप का लगाया जाता है LHV कोचों में, रट लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, रिपीट होता है, सुपरहिट प्रश्न है, सुपरहिट रट लीजिएगा, H टाइप। प्रश्न नंबर, परिवहन कोड VPH का अर्थ पूछ रहा है साथियों। तो VPH का यहाँ अपन देख लेते हैं। एंड द ट्रांसमिशन कोड VPH स्टैंड फॉर, VPH का होता है आपके हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। बहुत ही अच्छा प्रश्न, VPH
सुपरहिट है, लगा लीजिए, इसको भी डायरी में लिख लीजिए। परिवहन कोड वीपीएच का पूछ रहा है। वीपीएच का होता है हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। वीपीएच का होता है हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। इसके साथ याद कीजिए आप WCB, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है, पेंट्री कार के लिए होता है। फिर याद कीजिए आप RA, ये प्रशासनिक कैरिज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी सुपरहिट है, याद कर लीजिए इसको भी। एक होता है आपके ART, एक्सीडेंट रिलीफ, ये भी सुपरहिट है। एक होता है आपके ARMV, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, ये भी सुपरहिट है, याद कर लीजिए। एक होता है आपके ARME, ये होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ये भी सुपरहिट है, याद कर लीजिए। इसके अलावा एक होता है आपका SPART, सेल्फ प्रोपल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ये भी पूछा जाता है, सुपरहिट है, याद कर लीजिए। एक होता है आपका RH, ये मेडिकल से संबंधित होता है, मेडिकल के लिए होता है RS, ये भी सुपरहिट है, याद कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ वीपीएच का आया था, वीपीएच का हाई कैपेसिटी पार्सल वैन होता है, वीपीएच का हाई कैपेसिटी पार्सल वैन होता है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। ये ब्लैक बोर्ड गंदा हो गया, साफ क्यों, इसको साफ करते हैं। आपके समझाने के चक्कर में ब्लैक बोर्ड गंदा हो जाता है, इसको मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलो भाई साफ कर यार जल्दी। 22 नंबर में आ गए हैं साथियों अपन। चलिए शुरू करते हैं फिर। 22 नंबर देखते हैं। पीओच विवरण, कोच कोड, वापसी की तारीख का विवरण और अन्य विवरण स्टेंसिल किए गए। स्क्रीन प्रिंटिंग कोच के को की जाती है। पीओच डिटेल्स, कोच कोड, रिटर्न डेट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आर। कोच पर जो अपन सारी डिटेल लिखते हैं, इसकी पीओच डेट क्या है, आईओच कब हुआ, कौन से वर्कशॉप से हुआ, कौन से दिनांक को इसका भेजा गया, रिटर्न डेट क्या है, ये सारा जो विवरण लिखते हैं वो कोच के कौन से हिस्से पर लिखते हैं। तो ये मैं बता दूं, जैसे ये कोच है, ये कोच है, ये लेंथ है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसकी विड्थ है। तो जो कोच का एंड पैनल होता है उस पे ये सारी जानकारियां हम लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एंड बॉडी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड बॉडी। एंड बॉडी पे लिखते हैं, रिटर्न डेट लिखते हैं, पीओस डेट लिखते हैं, आईओस डेट लिखते हैं, कौन से वर्कशॉप से हुआ वो लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं। सारी चीजें जो विवरण छपा होता है वो एंड बॉडी पे होता है, ये ध्यान रखें। एंड बॉडी पे होता है, दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है, ये ध्यान रखें। और नंबरिंग वगैरह, जो कोच की नंबरिंग है वो आपके साइड में होती है, नंबरिंग वगैरह यहाँ होती है। कौन से डिवीजन का है, ये डिवीजन का है, कौन से का डिवीजन का है, पीओच कब हुआ, रिटर्न डेट क्या है, आईशिप आरशिप है, बेस क्या है, टेयर वेट कितना है, ये सब आपके सारी जो जानकारी छापते हैं कोच पे, जो पेंट शॉप छापता है, पेंट छापता है, इन सारी जानकारियों को वो एंड बॉडी पर छापता है, ये आप स्पेशली ध्यान रखें। चलिए, यदि आप वर्कशॉप के हैं तो बहुत अच्छी आसानी से समझ गए होंगे, एंड बॉडी पर छापते हैं, उसमें पीओच डेट होती है, आईओच डेट होती है, रिटर्न की तिथि होती है, उसमें आपके बेस होता है कि कौन से कोच, कौन से बेस, कौन से डिवीजन का है, वो बीकेएन का है या एनआर सॉरी आपके एमटीडी का है या एफजेडआर का है, फिरोजपुर का, कहाँ का, तो डिवीजन की जानकारी उस पर होती है, पीओच डेट होती है, रिटर्न डेट होती है, सारा विवरण जो छापते हैं एंड बॉडी पर छापते हैं। तो ये 22 में आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करें, ट्रेमलिंग जांचना है, ट्रेमलिंग इज टू चेक। तो ट्रेमलिंग के लिए क्या आएगा साथियों, कोरोजन ऑफ बोगी फ्रेम नहीं, कोरोजन ऑफ अंडर फ्रेम ये भी नहीं, स्क्वायरनेस ऑफ बोगी फ्रेम, हाँ ये बारंबारता बोगी फ्रेम, ये करेक्ट आंसर है। फ्रेम के नीचे की चौकोरता ये भी नहीं, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 में आपका सी हो जाएगा, 23 में आपका सी आंसर हो जाएगा। चॉइस देखते हैं साथियों। आरडीएसओ का विस्तार करें, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन,
नहीं नहीं नहीं, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड हो, यहाँ एंड लगता है, ये ध्यान रखिए, एंड की भूल नहीं करना है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके कहाँ है? आरडीएसओ है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश होता है, ये यूपी वाले अच्छी तरह जानते होंगे। चलिए 24 नंबर देखते हैं। आरडीओ का विस्तार करें तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यह आपके लखनऊ में है आरडीएसओ। चलिए, रिसर्च डिजाइन एंड का ध्यान रखिए, इसमें एंड की गलती होती है लोगों से। चलिए, तो यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड, सॉरी रिसर्च डिजाइन नहीं होता, डेवलपमेंट होता है, सॉरी साथियों, माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं 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 नहीं, सही बोला मैंने, डिजाइन ही होता है, नहीं गलत है। रिसर्च ठीक है, और यहाँ डेवलपमेंट गलत आता है, रिसर्च डिजाइन ही होता है इसका, डिजाइन 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 ही होता है, डिजाइन, फिर उसके बाद में एंड आता है, एंड, तो इसमें एंड नहीं है इसलिए ये गलती हो जाएगा, और डेवलपमेंट आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्रोडक्शन कंपाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पूरा ही गलत है। प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पीसीओ की फुल फॉर्म है, पीसीओ की फुल फॉर्म है, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पीसीओ की फुल फॉर्म आ गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कुछ नहीं, हाँ ये आंसर सही है, इनमें से कुछ नहीं, डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ये आरडीएसओ है इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके लखनऊ में है, यूपी में है, ये ध्यान रखिएगा। और इस ऑप्शन में सारे गलत हैं, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, यहाँ डी आपका करेक्ट हो जाएगा, चॉइस में डी। चलिए साथियों 25 में चलते हैं। पच्चीस में है, कोचिंग स्टॉक में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा, द फ्लैट टायर अलाउिंग लिमिट इन कोचिंग स्टॉक। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और सुपर हिट है, बार बार रिपीट हो रहा है, लिख लीजिए इसको, डायरी में नोट कर लीजिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा। ये कोचिंग के लिए 50 mm है, कोचिंग के लिए ये 50 mm है, और वैगन के लिए पूछे तो ये 60 mm है। तो यहाँ कोचिंग के लिए पूछा है इसलिए 50 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, तो यहाँ 25 में ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, और ये बहुत ही अच्छा पेपर था, और पेपर के पहले हमारी जांच होती है, और इसके लिए मैकेनिकल के लिए हमने एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी बना रखी है। एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी इसको बहुत ही अच्छी तरह से चेक करती है, और इसका मंथन होता है पेपर में, उसके बाद ही ये यूट्यूब पे अपलोड होता है। और हमारी जो एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है उसमें बहुत अच्छे मेंबर जुड़े हुए हैं, उसके जो चीफ हैं सोनू जांगरा जी, बहुत मेहनती हैं, और उसके साथ जो विकास कुमार जी बिहार से हैं, सीमांत मीणा जी हैं, और भी हमारे 8-10 कमेटी मेंबर हैं। तो ये एक मंथन के बाद आपके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होता है, सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा पेपर लिया जाए। पेपर तो हजारों हैं जेई के हमारे पास, लेकिन हम उसमें से रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, कौन सा पेपर सबसे ज्यादा सुपरहिट है, और कौन से प्रश्न किस पेपर से ज्यादा आ सकते हैं, उसी पेपर को वीडियो में लिया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम पार्ट 2 में, 26 से शुरू करेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेलवे।